नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें कि हम छायावाद युग को कर रहे थे। छायावाद युग के बाद जो प्रमुख काव्य धाराएं निकल कर आई उनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों को कर रहे थे। तो देख लेते हैं आज की क्लास में राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि राष्ट्रीय संस्कृति कविताओं के नाम से भी जानी जाती है। तो इनसे संबंधित हम जो है मुख्य कवियों को देखेंगे और उन कवियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित प्रमुख रचनाएं, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। चाहे DSSB की परीक्षा हो या BPSC की परीक्षा हो या UP TGT PGT परीक्षा हो या फिर RPSC की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में जिसमें भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी को पता है हिंदी साहित्य के इतिहास से काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं की TGT PGT परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम जो है अपनी संपूर्ण हिंदी की तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो हमारा, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा। इनसे संबंधित जो राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा है वो क्या होती है, ये देख लेते हैं। छायावाद युग की जिन कविताओं में देश प्रेम, स्वतंत्र भावना एवं राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से दिखाई देती है, उन्हें ही हम जो है राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा अथवा राष्ट्रीय संस्कृति कविता के नाम से जानते हैं, अर्थात जाना जाता है। तो देख लेते हैं इनके अंतर्गत कौन कौन से कवि प्रमुख शामिल हैं, क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय चेतना प्रधान कवि निम्नलिखित में से कौन नहीं है या कौन है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 4 प्रमुख कवि हुए हैं। इनसे संबंधित भी हम महत्वपूर्ण इनके जो रचनाएं हैं, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में केवल हम इन 2 कवियों के संबंध में चर्चा करेंगे और जो है नेक्स्ट धीरे धीरे जो है हम सभी कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी, फिर आता है हमारा रामधारी सिंह दिनकर। माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहन लाल द्विवेदी, देवकी नंदन विभव और जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, केदारनाथ मिश्र। केदारनाथ मिश्र आपको जो है केदारनाथ सिंह नहीं समझना भाई, ये दोनों अलग अलग है, तो ध्यान रखना है। फिर सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त जो है मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई माने जाते हैं। और फिर है महेश चंद्र प्रसाद। इन सभी कवियों के संबंध में, उनसे संबंधित जो परीक्षाओं में जो है इनसे संबंधित जो रचनाएं पूछी जाती हैं, इनकी हम बार बार रिवीजन करेंगे। तो देख लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले बात कर लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। तो इनका जो जन्म है 1889 ईस्वी में माना जाता है और मृत्यु काल जो रहा 1968 ईस्वी। जन्म 1889, मृत्यु 1968, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं इनका जन्म स्थान रहा इनका ग्राम मुंबई और ज़िला होशंगाबाद। उसके बम्बई ये गांव का नाम है भाई इनका, और ज़िला है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के अंतर्गत माना जाता है। और उसके बाद इनका जो उपनाम रहा, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट तथ्य है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी साहित्य में कौन जाने जाते हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी साहित्य के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी जी जाने जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। इनका उपनाम रहा है एक भारतीय आत्मा। इनकी रचनाओं में स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग की भावनाएं मिलती है, इसीलिए इन्हें जो है एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा गया। ये एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाने जाते हैं। इन्होंने प्रभा, करमवीर और प्रताप, इन तीनों पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। कई बार पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी किस पत्रिका से संबंधित नहीं है या किस पत्रिका से संबंध रखते हैं। तो ये आपको इन तीनों पत्रिकाओं का नाम ध्यान रखना है, प्रभा, करमवीर और त्यागपत्र। प्रभात, करमवीर और प्रताप, ये इन 3 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया था। और करमवीर जो पत्रिका है पत्र राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
इम्पोर्टेंट तथ्य है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। हेम त्रिंगणी रचना के लिए जो है इनको 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी को ही दिया गया हिंदी साहित्य के अंतर्गत, जिसकी रचना है हेम त्रिंगणी। उसके बाद यह हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माना जाता है और भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। संपूर्ण साहित्य के लिए जो है माखनलाल चतुर्वेदी का जो रचनावली है उसके 10 खंडों में संकलित है। संपूर्ण साहित्य माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो संपूर्ण साहित्य है, उनकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो रचना है माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली के 10 खंडों में संकलित की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं को कई बार क्रम वाइज भी पूछ लेते हैं और इनको आपको बिल्कुल एक एक करके बार बार रिवाइज करके याद कर लेना है। सबसे पहले हेम त्रिंगणी 1943 हेम त्रिंगणी, जिसके लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजित किया गया। उसके बाद देख लेते हैं 1955 में। उसके बाद है माता 1951, संप्रण 1956, युग चरण 1956, पुष्प की अभिलाषा इनकी कविता है। साहित्य देवता का गद्य काव्य है। वेणु लो गूंजे धारा प्रसिद्ध रचना हुई है इनकी 1960 में। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये कविता है इनकी। और मरण जवर है 1963 में। बिजूरी काजर आँच रही 1964 और ध्रुव वल्ल्या जो है 1981। इस प्रकार से इनकी रचनाओं को आपको रिवाइज कर लेना है, बार बार पढ़ लेना है। बढ़ते हैं आगे। अगले जो इनकी प्रमुख पंक्ति है जो परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती है, ये पूछ ली जाती है ये पंक्ति किसकी है, या ये पूछ ली जाती है ये पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो देख लेते हैं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि में डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि का शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये पंक्ति है पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। यहाँ इसकी राष्ट्रीय भावना जो है इस पंक्तियों के द्वारा झलकती है, देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पूरी तरह से ये राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं और इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में भी राष्ट्रीयता की भावना हमें देखने को मिलती है। तो इनका जो संपूर्ण साहित्य है ये हमने देख लिया, माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली के 10 खंडों में संकलित है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर भी राष्ट्रीय काव्य धारा के जो है छायावाद युग के बाद राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक रहे हैं। छायावाद के राष्ट्रीय काव्य धारा के दूसरे कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका जन्म भी हम देख लेते हैं 1908 ईस्वी में, मृत्युकाल 1974 ईस्वी में। जन्म स्थान रहा ग्राम सिमरिया और जिला मुंगेर बिहार के अंतर्गत है। और पुरस्कार किन किन पुरस्कारों से नवाजित किया गया रामधारी सिंह दिनकर को, ये भी हम देख लेते हैं। उर्वशी काव्य जो है इनका, काव्य रचना के लिए इनको 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कार से नवाजित किया गया। उर्वशी काव्य पर रामधारी सिंह दिनकर को एक उर्वशी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी की भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजित किया गया, ये उर्वशी जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की है। इन दोनों रचनाओं में अंतर है, मैंने आपको कई बार बताया है। एक चंपू काव्य है तो दूसरा खंड काव्य है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय जो है रामधारी सिंह दिनकर को जो है इस रचना पर 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। और संस्कृत के 4 अध्याय रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने राष्ट्रीय जागरण और भारतीय संस्कृति का कवि माना जाता है। इन्हें जो है राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि भी माना जाता है। हिंदी साहित्य जगत में ये अनल कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, NTA नेट की परीक्षा में भी एक
कई बार पर ये प्रश्न आया हुआ है कि अनल का कवि किसे कहा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है अनल का कवि के नाम से जाना जाता है। और एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। ये भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार के कुलपति भी रहे हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में जो है बिहार के कुलपति भी इन के रूप में भी इन्होंने काम। उसके बाद देख लेते हैं भाई, ये इन्होंने जो है संसद में राज्यसभा के रूप में भी इन्होंने काम किया है। राज्यसभा का सदस्य भी इन्हें मनोनीत किया गया था। और इनको द्वितीय राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और विद्यार्थी जीवन में आर्थिक तंगी होते हुए भी जो है दिनकर जी की मैट्रिक की परीक्षा में इन्हें विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त होने के कारण इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक से भी नवाजित किया गया। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु इनके संबंध में आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे इनकी प्रमुख रचनाएं जो दिनकर की जी है वो है रेणुका 1935, फिर ओंकार 1938, रसवंती 1940, द्विंद गीत 1940, समाधिनी 1946 और धूप और धुआं 1951, इतिहास के आंसू 1951, नील कुसुम 1954, कुरुक्षेत्र 1946 महाकाव्य है कुरुक्षेत्र इनका। उसके बाद जो है रश्मि रथी 1952 इनका ये प्रबंध काव्य है भाई। उसके बाद जो है उर्वशी 1961 खंड काव्य है। और जो जयशंकर प्रसाद जी का उर्वशी है वो एक चंपू काव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। हाहाकार इनकी प्रसिद्ध रचना है। यशोधरा 1946 के अंतर्गत लिखी गई। परशुराम की प्रतीक्षा 1963, हारे का हरिनाम 1970, दिल्ली इनकी प्रसिद्ध रचना कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। और संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजित किया जा चुका है। एक गद्य काव्य है। उसके बाद जो है शिपी और शंख इनकी रचना है। और वट पीपल जो है इनकी ये रचना भी रही है। तो इस कुल मिलाकर ये मुख्य 19 इनकी रचनाएं हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। सभी रचना दिनकर जी की प्रसिद्ध है और परीक्षाओं में पूछी जाती है। और कई बार जो है क्रम वाइज लगाने को भी दे दिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर जी से संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्य हमने देख ही लिए। तो दिनकर जी से संबंधित इनका जो कुरुक्षेत्र है महाकाव्य द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर रचा गया था। यह मुख्यतः महाभारत के विश्व युधिष्ठिर संवाद पर आधारित काव्य है। इस प्रकार से हमने जो रचना है इनकी दिनकर जी की उर्वशी से लेकर के जो है जितनी रेणुका से लेकर के इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही है उर्वशी जैसी हाहाकार, यशोधरा और संस्कृति के 4 अध्याय, वट पीपल तक हमने देख ली है। और साथ ही जो है माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित भी महत्वपूर्ण बिंदु और उनकी रचनाओं को हमने आज की क्लास में किया है। तो आज की क्लास हमारी छोटी ही होगी भाई। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम और अन्य महत्वपूर्ण कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के आएंगे। तो आगे जो हमारे और अन्य कवि बचे हुए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान और बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। साथ ही और अन्य कवियों को भी हम करने की कोशिश करेंगे। फिर हम प्रगतिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और परीक्षा का समय अभी बहुत ही कम रह गया है, इसलिए थोड़ी सी और जो है मैराथन क्लास भी मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम करते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगती है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, क्योंकि आपके जो है लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।